3 महीने में ही 30,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 1.5 महीने में ही चैनल मोनेटाइज। ये देखने के बाद आप लोगों का एक रेगुलर सवाल मुझे हर बार आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जिनकी वजह से मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो कर पाया। और इस वीडियो में मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह थंबनेल या एडिटिंग जैसे पॉइंट्स कवर नहीं करूंगा, बल्कि वो माइनर पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो बड़े यूट्यूबर्स तो ध्यान देते हैं लेकिन आपको नहीं बताते, जिसकी वजह से वो तो ग्रो हो जाते हैं और आप कंफ्यूज रह जाते हैं कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉलेज। हर यूट्यूबर जो अभी ग्रो हो रहा है या हो चुका है वो जानता है कि वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है। उसे पता है कि यूट्यूब कोई लक का गेम नहीं है जैसा कि 90% ऑडियंस सोचती है, बल्कि एल्गोरिदम और ऑडियंस के बीच का एक बैलेंस है जिसको मेंटेन करके रखने से आपका चैनल अपने आप ग्रो होता है। आपको क्या लगता है मनोज दे, एल्ग्रो, डिकोडिंग वाईटी या फिर मैं अपने लत की वजह से इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं? तो आप गलत है। मेरे चैनल के ग्रोथ के पीछे का रीजन एल्गोरिदम को समझना है, यूट्यूब को समझना है कि यूट्यूब क्या है, क्यों है और इसे हमसे क्या चाहिए। अगर आपके पास इन 3 क्वेश्चंस का आंसर है तो आप ऑलरेडी 90% चैनल से ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन ये नॉलेज आएगा कैसे? एक्सपीरियंस से। ये मेरा पहला चैनल नहीं है, जिससे पहले भी मैं 4 चैनल्स पे काम कर चुका हूँ, जिसमें से एक चैनल स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो गया था। एक चैनल मैंने फॉरेन ऑडियंस पे बनाई थी तो उसकी ग्रोथ रुक गई, और साथ ही 2 चैनल्स अभी 66K और 28K पे है, जिसमें से एक शॉर्ट्स का चैनल है तो वो किसी काम का नहीं, और दूसरे चैनल का RPM बहुत लो है। और इन चैनल्स पे ग्रो होना कभी भी मेरा टारगेट नहीं था, बल्कि इन चैनल्स पे तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट, एल्गोरिदम, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, RPM, CPM जैसे फैक्टर्स के बारे में पता चला, जिसको कोई भी यूट्यूबर अच्छे से कवर नहीं करता है। लेकिन ये सारे चीजें ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब से भी ज्यादा जो चीज मैंने और बाकी सारे बड़े यूट्यूबर्स ने एक्सपीरियंस से सीखी है, जिसके बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो है पेशेंस। अभी जितने भी नए यूट्यूबर्स आते हैं वो सोचते हैं कि 1-2 महीने में चैनल मोनेटाइज कर ले, और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं, या फिर अपने कंटेंट के साथ अनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। यूट्यूब एक्चुअल में एक लंबी गेम है। अगर आपको 1-2 महीने के अंदर ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए इंस्टा सही प्लेटफॉर्म है, ना कि यूट्यूब। यूट्यूब पे काम करने से पहले आपको अपना पेशेंस लेवल काफी बढ़ाना पड़ेगा और अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैंने भी तो अपना चैनल 2 महीने के अंदर ही ग्रो कर लिया, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो इसका रीजन ये है कि मैं यूट्यूब पे इसी माइंडसेट के साथ आया था कि मैं अगले 6 महीने सिर्फ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। मुझे सब्सक्राइबर्स या फिर मोनेटाइजेशन की कोई भी लालच नहीं थी। एज अ रिजल्ट मैंने 1 महीने के अंदर सिर्फ 4 वीडियोस डाली और सारे वीडियोस पे सिर्फ 500 तक ही व्यूज आ रहे थे, अंटिल मैं डोवराटी वाली वीडियो डाली जो कि सिर्फ 4 घंटे में 1000 व्यूज क्रॉस कर गई। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मुझे अभी व्यूज नहीं आ रहे होते तो क्या मैं वीडियोस डालता? आंसर है कि मैं बिल्कुल डालता, बिना क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये पता है कि यूट्यूब कई बार आपकी वीडियोस को रीच देने में 6 महीने का टाइम भी ले लेता है, और अगर आपने तब तक गिव अप कर दिया होगा तो आपका स्टार्ट करना ही बेकार हो जाएगा। आपको हमेशा 33 वीडियो रूल फॉलो करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जब तक आप अपने चैनल पे 33 वीडियोस अपलोड नहीं कर देते हैं आपको रुकना नहीं है, और इन सारे वीडियोस की क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, और ये सारी वीडियोस या तो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे होनी चाहिए या किसी नीड को फुलफिल कर रही होनी चाहिए। आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी ग्रो कर पाया, तो आप गलत है, क्योंकि मेरे पास इस निश में कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपका सवाल होगा कि मैं 30,000 सब्सक्राइबर्स कैसे गेन कर लिए? इस निश में एंटर होने से पहले मैंने पूरे 1 हफ्ते इस निश को स्टडी किया, जहां मैंने मनोज डे, एल्ग्रोस, टेपग्रो, डिगोडी वाईटी जैसे बड़े चैनल्स को स्टडी किया, और साथ ही साथ जो नए चैनल्स हर रोज क्रिएट हो रहे थे मैं उनको भी स्टडी कर रहा था। और एंड में मुझे एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया इस निश में एंटर करने के लिए। मुझे 1 हफ्ते की स्टडी के बाद ये पता चला कि एल्ग्रो अकेला काफी बड़ी ऑडियंस बेस होल्ड कर रहा था, और उसकी गायब होने के बाद लोग नए यूट्यूबर्स को ट्राई कर रहे थे, जिसकी वजह से छोटे चैनल्स भी व्यूज ले पा रहे थे। और क्योंकि मुझे एल्गोरिदम की नॉलेज थी तो मुझे पता था कि किसी भी पुराने चैनल पे वीडियो डालने से ज्यादा बेहतर होगा कोई नया चैनल खोल के उस पे वीडियो डालूं। और इस निश के एडिटिंग स्टाइल में भी काफी डिफरेंस था, तो अगर मुझे एक अच्छा कंटेंट बनाना था तो मुझे इस स्टाइल को अडेप्ट करना जरूरी था। और फिर मैंने 1 हफ्ते के अंदर ही यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के थ्रू ये एडिटिंग स्टाइल सीख ली। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं एल्ग्रो या डिकोडिंग वाईटी या फिर नए चैनल्स को स्टडी नहीं करता तो मैं भी उन नए चैनल्स की तरह 2 दिन चलता और उसके बाद गायब हो जाता। मैंने इस निश के एक्सपर्ट्स को देखा और उसके बाद फिर बिगिनर्स को देखा, जिससे मुझे पता चल पाया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सारे यूट्यूबर्स आपको ये सिखाते हैं कि क्या करना है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से आप सभी लोग सेम मिस्टेक्स करते हो और आपका चैनल नहीं चल पाता। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैं मार्केट रिसर्च कर तो ली, लेकिन इसका यूज मैंने कैसे किया? तो इसका आंसर है ट्रेंड चेकिंग। अब इस निश में आते
थी मैं ज्ञान देना स्टार्ट नहीं कर सकता था। ऑल्दो मेरे पास काफी सक्सेसफुल चैनल्स थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे क्योंकि लोगों को मेरे इस चैनल पे प्रूफ चाहिए थे। इसलिए मैंने अपनी पहली वीडियो डिकोडिंग वाईटी पे बनाई, लेकिन तब तक हर दूसरा चैनल डिकोडिंग वाईटी और एल्गोरिथम के चैनल एनालिसिस कर रहा था, इसलिए सेम टॉपिक पे वीडियो बनाना यूजफुल नहीं था। तो फिर मैंने एक दूसरे क्रिएटर को टारगेट किया जो था मनोज थे, लेकिन रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं था। मुझे वही 100-200 व्यूज मिल रहे थे और ऑल्दो मुझे पता था कि मुझे ट्रेंड ट्रैकिंग का इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं खुद को एक्सपेरिमेंट करने से नहीं रोक पाया। इसलिए मैंने अपने एक दूसरे चैनल से रिलेटेड वीडियो बना डाली और उसे अपलोड भी कर दिया, जिसकी वजह से मुझे अच्छे खासे ताने भी सुनने को मिले। और ये चीज से मुझे ये समझ आ गया था कि जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते, मुझे ट्रेंड ट्रैकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़े अलग वे में। जहाँ सारे लोग एनालिसिस और एडिटिंग स्टाइल पे वीडियो बना रहे थे, मैंने थोड़ी अलग चीजें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एल्गोरिथम की मोशन ग्राफिक्स। उसके बाद मैंने अपने नीश सेट के थोड़े अलग क्रिएटर्स पे भी वीडियो बनाई, जैसे कि ध्रुव राठी, और वो वीडियो एक सक्सेस थी मेरे चैनल के लिए। और इसी वीडियो की वजह से मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। अब ऐसी एक सर्टन ग्रोथ एक ना एक बार हर चैनल को मिलती है, लेकिन आगे आपको सेम ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इस ग्रोथ को किस तरह इस्तेमाल किया। अब मेरा चैनल ध्रुव राठी के कीवर्ड पे रैंक कर रहा था, इसलिए मेरे लिए ध्रुव राठी से रिलेटेड वीडियोस बनाना इंपॉर्टेंट हो गया था। और ये चीज मेरे लिए काफी फायदेमंद भी रही और उससे ज्यादा नुकसानदायक भी। और ये कैसे हुआ, ये मैं अभी बताता हूँ। जब मुझे ध्रुव राठी के नाम पे व्यूज आ रहे थे, तो मैंने सर्च किया कि लोग ध्रुव राठी से रिलेटेड किस चीज को देखना पसंद कर रहे हैं, और मुझे पता चला कि काफी सारे लोग ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग करना चाहते हैं अपने फोन में। तो मैंने पूरा एक हफ्ता लगाया ये तरीके ढूंढने में कि ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग फोन में कैसे करे, और मैंने एक अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना के अपलोड कर दी। जिसके बाद मुझे और डिमांड्स आने लगी ध्रुव राठी से रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए, और मैंने इन डिमांड्स को कंप्लीट भी किया, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स तो इंक्रीज हो गए थे, लेकिन अब मेरा चैनल बहुत जल्दी डेड होने वाला था, क्योंकि मैंने चैनल यूट्यूब ट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक के लिए खोला था। लेकिन अब मेरी ऑडियंस ध्रुव राठी की थी, बजाय डिकोडिंग वाईटी या एल्गोरिथम के। और ठीक यही पे 80% यूट्यूबर्स गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल बहुत जल्दी डेड हो जाता है। वो एक ही कीवर्ड पे बार बार कंटेंट बनाते हैं, जिनकी वजह से उनका नीश ही चेंज हो जाता है, जिसे वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जब वो पुरानी नीश से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो वो नहीं चलता है, क्योंकि उनकी ऑडियंस बेसिक किसी और नीश की बन चुकी होती है। अब मुझे पता था कि मेरे साथ भी यही होने वाला है, इसे बीच बीच में मैं अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाते रहता था, जिसकी वजह से नीश तो चेंज नहीं हुई, इवन मैं ध्रुव राठी की ऑडियंस को भी अपनी ऑडियंस में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऐसे तो कई सारे चैनल्स हैं जो अपने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स पे ही कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनके तो वो वीडियोस भी नहीं चलते हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी ध्रुव राठी से रिलेटेड हर वीडियो पे लाख से भी ज्यादा व्यूज है, और मैंने उनको अपने ऑडियंस में किस तरह कन्वर्ट कर लिया। किसी भी चीज की वैल्यू तब होती है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। मैं अपनी हर वीडियो के एंड में अपनी ऑडियंस से एंगेज करता हूँ और उनको बताता था कि मैं इस वीडियो में इस पॉइंट को कवर नहीं कर पाया, तो क्या उनको उस पॉइंट पे एक अलग से वीडियो चाहिए, जिसके रिस्पांस पे मैं अपना अगला कंटेंट बनाता था। अब वो वीडियोस वैसे भी मुझे अपने चैनल्स के लिए बनानी होती थी, लेकिन मैं हमेशा पहले अपनी ऑडियंस से पूछता था और उसके बाद मैं एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता था। जब मेरी ऑडियंस ध्रुव राठी से रिलेटेड वीडियो का वेट कर रही होती थी, तब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो क्रिएट करता था, जिसकी वजह से उनके अंदर की नीड और भी ज्यादा बढ़ने लगती थी, और उनको मेरे चैनल पे कुछ और देखने को नहीं मिलता था, तो वो मेरी नई अपलोडेड वीडियो ही देख लेते थे। इससे हो ये रहा था कि मैं कर वही रहा था जो मुझे करना है, लेकिन इस बार मैं अपनी ऑडियंस की परमिशन लेके वो चीजें कर रहा था, और उनको लग रहा था कि मैं उनके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरे ऑडियंस के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और यही रीजन है कि मैं ध्रुव राठी वाली सीरीज खत्म कर दी, लेकिन तभी उन लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब नहीं किया, और इवन अब वो मेरी नई वीडियोस भी देखते रहते हैं, क्योंकि जब वो ध्रुव राठी से रिलेटेड वीडियोस का वेट कर रहे थे, तब मैंने उनको यूट्यूब ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस दिखाई, जिसकी वजह से उनकी दिमाग में अब इस चीज के लिए भी नीड क्रिएट हो गई है, और वो लोग अब मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स बन गए हैं। अब इस तरह की नीड मैं अपने हर वीडियो के एंड में क्रिएट करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी एंगेजमेंट अपने ऑडियंस के साथ बनी रहती है, और इससे मेरा एल्गोरिदम भी सेटिस्फाई रहता है। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको कहा था, ग्रोथ के लिए बस आपको ऑडियंस और एल्गोरिदम को बैलेंस करके रखना है। अब मार्केट रिसर्च करने के बाद और अपने एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज समझ आ गई थी, अगर आपके पास एक एज नहीं है तो आप कभी भी लंबा नहीं टिकोगे। अब ये एज क्या होता है? एज का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक खास चीज या टेक्निक जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो जाते हैं, या फिर जिसकी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज करे। मनोज के लिए ये एज उनकी ट्रिक्स थी, जो कि वो स्टार्टिंग फेज में लेके आए थे, और वहीं एल्गोरिथम और डिकोडिंग वाईटी के लिए ये एज उनका एडिटिंग स्टाइल था। और ठीक इसी तरह मैंने अपना एक एज क्रिएट किया, ट्रांसपेरेंसी और अपने अवतार के साथ। इंडिया में कोई भी यूट्यूबर इस निश में अवतार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था,
जो कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। और ये रीजन है कि मैं अपने अवतार को लगातार मॉडिफाई करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसे मैसेज लगातार आते रहते हैं। और ये वही स्पेशल चीज है जिसकी वजह से लोगों को मेरा चैनल याद रहता है। लेकिन ये अवतार भी मेरे लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी वीडियो में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को वो चीजें भी बता देता हूँ जो बाकी यूट्यूबर्स अपनी ऑडियंस से छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये छोटी चीजें भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि किस तरह मैं साइकोलॉजिकल गेम खेलता हूँ। अब कोई भी यूट्यूबर ये चीज कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे डर है कि उसकी ऑडियंस उसे अनफॉलो करके चली जाएगी। लेकिन मैं इस चीज को इस तरह देखता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी सेम चीज फॉलो कर सकती है, जिसकी वजह से वो भी ग्रो कर पाएंगे। और ठीक इसी तरह मैं अपनी हर वीडियो में अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता हूँ, और ये चीज मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बता दिया था कि मैंने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की अपनी पहली वीडियो को ही वायरल करने के लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके उस वीडियो को जरूर देखें, आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएगी।